हेलो दोस्तों, देसी फिजिक्स की आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सीखेंगे विद्युत विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि क्या चीज है। नाम से देखिए सारी बात स्पष्ट हो जाती है। विद्युत विध्रुव, वि का मतलब दो और विद्युत ध्रुव का मतलब आवेश। इसका मतलब ये एक ऐसी युक्ति है जो दो आवेशों से मिलकर बनी है। हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यदि एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश जो परिमाण में समान हो एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रख दिए जाएं तो उस निकाय को हम कहेंगे विद्युत विध्रुव। देखते हैं इसका चित्र कैसे बनाया जाता है। ये मान लीजिए -q चार्ज है और ये उतने ही परिमाण का एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो इस निकाय को हम कहेंगे विद्युत विध्रुव। यदि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर रखे हों तो यह निकाय विद्युत विध्रुव कहलाता है। ये हम इसके डेफिनेशन दे सकते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसे सदिश रूप से लिया जाता है और इसकी दिशा माइनस से प्लस आवेश की ओर मानी जाती है। देखिए इस प्रकार से, और इसे हम दिखाते हैं 2a सदिश। ये विध्रुव का मिड पॉइंट है जिसको हम विध्रुव का केंद्र कहेंगे। इसे हम कहेंगे केंद्र, सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब कुछ छोटी छोटी बातें और सीखते हैं। ये जो रेखा है जो विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाती हुई जा रही है उसे हम कहेंगे विध्रुव की अक्ष। इंग्लिश में कहेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसी प्रकार से विध्रुव की अक्ष के लंबवत और इसके केंद्र से जाने वाली ये जो रेखा है इसे हम कहेंगे निरक्ष रेखा, या इसे कह सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष और इस अक्ष के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली रेखा निरक्ष। ये नाम भी आप लोग ध्यान रखें, ये आगे काम आएंगे जब हम इससे रिलेटेड डेरिवेशंस देखेंगे। अब हम थोड़ा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। हमने ये सीख लिया कि विध्रुव क्या है। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी विध्रुव की सामर्थ्य को कैसे मापा जाता है। तो किसी भी विध्रुव की जो सामर्थ्य है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसे नापने के लिए हम एक नई भौतिक राशि पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे विद्युत विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत विध्रुव
आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, और ये सदिश राशि होती है इसलिए इसके ऊपर सदिश का चिन्ह बना देंगे। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा सीखते हैं। ये जो आपने द्विध्रुव लिया है, इसके किसी भी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच के विस्थापन का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें एक नई भौतिक राशि मिलती है जिसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के मध्य विस्थापन का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अर्थात P सदिश को हम लिखेंगे Q गुणा 2A सदिश। इस सूत्र को आप याद रखिए, इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। किसी भी एक आवेश का परिमाण देखिए Q है, ये रहा Q, और बीच का विस्थापन ये 2A सदिश है, इसका हम गुणा कर देंगे तो हमें इस द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल p सदिश की वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज ध्यान दें कि यहाँ डॉट या क्रॉस कुछ भी नहीं लगाना है, ये एक अदिश राशि का सदिश राशि से गुणा है। किसी भी अदिश राशि को जब हम सदिश राशि से गुणा करते हैं तो हमें सदिश राशि मिलती है। तो ये भी क्लियर हो गया है कि स्मॉल p एक सदिश राशि है। हमने इसके ऊपर तीर भी लगाया है, स्पष्ट भी है। तो देखते हैं, स्मॉल p सदिश एक सदिश राशि वेक्टर है। इसकी दिशा किस तरफ होगी? तो जिस तरफ हमने 2A सदिश की दिशा ली है उसी तरफ देखिए, यहां से स्पष्ट होता है, जिस तरफ आपने 2A सदिश की दिशा ली है उसी तरफ आपको P सदिश की दिशा मिलेगी, क्योंकि Q की तो कोई दिशा है नहीं, ये तो सिर्फ परिमाण है। इसकी दिशा टू ए सदिश के अनुदिश या ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर ली जाती है। ये भाई ट्रेडिशन माना जाता है कि द्विध्रुव की दिशा हम हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मानेंगे। सॉरी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हम हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मानेंगे। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। अब हम आते हैं इसके मात्रक पर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हमेशा ध्यान रखिए, मात्रक हमेशा सूत्र से बनते हैं। एक बार फिर सूत्र को याद करिए, P is equals to Q into 2A। वैसे मात्रक में सदिश की जरूरत नहीं होती, सिर्फ परिमाण भी ले सकते हैं, ऐसा भी लिया जा सकता है। Q का मात्रक कूलाम और 2A का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक बनेगा कूलाम इंटू मीटर। ध्यान दें कि कूलाम इंटू मीटर में C आपको बड़ा लिखा है, अदरवाइज ये सेंटीमीटर पर लिया जाएगा। तो C कैपिटल लिखेंगे, M स्मॉल लिखेंगे। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। विमीय सूत्र पे आते हैं।
कूलॉम का विमीय सूत्र होता है AT, यह आपने पीछे सीखा है, और मीटर का होता है L, तो इसका विमीय सूत्र लिखा जा सकता है ATL। तो हमने सीख लिया द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बताया जाता है, इसका मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव मोटा मोटी कितने प्रकार के होते हैं, कितनी कैटेगरी इनकी की जा सकती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के प्रकार देखते हैं कितने होते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में ऐसा देखा है कि कुछ अणु ध्रुवीय अणु होते हैं। ऐसे अणुओं में क्या होता है कि जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक परमाणु के द्वारा ज्यादा खींच लिए जाते हैं, जिससे खींचे जाने वाले अणु पर धनात्मक आवेश और खींचने वाले अणु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जैसे HCl देखते हैं, इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन के द्वारा खींच लिए जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो यहां होगा ये कि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां मैंने डेल्टा से आंशिक आवेश दिखाया है। आप देख सकते हैं HCl अणु सहसंयोजक अणु होते हुए भी इसमें कुछ ध्रुवीय गुण है, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता समान नहीं है। इस प्रकार के अणु को हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। इस प्रकार के अणुओं को हम कहेंगे ध्रुवीय अणु या पोलर मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हैं इन अणुओं में एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा, क्योंकि इनमें ऋणावेश एक तरफ आ गया, धनावेश एक तरफ आ गया। इनको हम शॉर्ट में ऐसे दिखा सकते हैं। फिजिक्स में हम विद्युत ऋणता शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिजिक्स में हम थोड़ी अलग भाषा बोलते हैं। वहां हम ये बोलते हैं कि ऐसे अणु जिनमें ऋणावेश का केंद्र एक तरफ और धनावेश का केंद्र एक तरफ विस्थापित हो जाए, दोनों एक दूसरे से कुछ विस्थापित हो जाए, एक जगह ना हो, तो ऐसे अणुओं को कहा जाता है ध्रुवीय अणु। ऐसे अणुओं में चूंकि आवेश भी है और बीच में अत्यल्प दूरी भी है, तो Q और 2a का गुणा कुछ न कुछ होता है, अर्थात इनमें कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा पाया जाता है। ऐसे अणुओं को ध्रुवीय अणु भी कहा जा सकता है और स्थायी द्विध्रुव भी कह सकते हैं। स्थायी द्विध्रुव भी कह सकते हैं। परमानेंट डाइपोल्स। तो हम फिजिक्स में भाषा इस्तेमाल करेंगे कि वे अणु जिनमें धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपातित ना होकर, संपातित होने का मतलब होता है एक ही जगह होना, तो परस्पर संपातित ना होकर कुछ विस्थापित होते हैं। ध्रुवीय अणु कहलाते हैं या स्थायी द्विध्रुव कहलाते हैं। यहां से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो अणु केमिस्ट्री में आपने ध्रुवीय अणु पढ़े हैं वो सारे के सारे फिजिक्स में भी ध्रुवीय अणु हैं या स्थायी द्विध्रुव है।
बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां हम विद्युत ऋणता के आधार पर व्याख्या करते हैं और यहाँ हम शब्द बोलते हैं कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र परस्पर विस्थापित हो जाते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी इस भाषा को और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जो HCl का अणु है, इसको मैंने इस प्रकार से बनाया, ये हाइड्रोजन का नाभिक और ये इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन अब्ध, जैसा कि श्रोडिंगर कहता है कि इलेक्ट्रॉन यहां कहीं भी पाया जा सकता है, एक अब्र के रूप में इलेक्ट्रॉनिक आवेश का या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वितरण होता है। तो ये धनावेश और ये हाइड्रोजन का ऋणावेश। इसी प्रकार क्लोरीन को हम बनाएं तो ये इसका धनावेश और ये इसका ऋणावेश। इस प्रकार से हम मान सकते हैं। लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो इसमें ये जो धनावेश के चारों तरफ ऋणावेश बिखरा हुआ है, ये थोड़ा योषित हो जाता है इस तरह। यदि आप HCl को देखें तो कुछ ये ऐसा है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसके ऋणावेश का सेंटर, इसके सारे ऋणावेश का सेंटर मान लीजिए यहां है और इसके सारे ऋणावेश का सेंटर मान लीजिए यहां है। तो इन दोनों के कॉमन सेंटर को जब आप ज्ञात करेंगे तो वो कहीं यहीं कहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस तरफ ज्यादा है, तो इन दोनों का कॉमन सेंटर यहां कहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार इन दोनों के धनावेश का सेंटर जब निकालेंगे तो मान लीजिए यहां आया। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे अणु के ऋणावेश का केंद्र और दोनों जो धनावेश थे, नाभिक थे, उन दोनों के धनावेश का केंद्र यदि हम यहां माने तो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र परस्पर कुछ विस्थापित होते हैं। इसी को हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ये इसको समझने का एक तरीका है, लेकिन फिजिक्स में हम भाषा यही बोलेंगे कि इनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपातित नहीं होते। ऋणावेश का केंद्र अलग आता है, धनावेश का केंद्र कुछ अलग दूरी पर होता है, एक दूसरे से संपातित नहीं होते। इस प्रकार के अणु को हम कहेंगे ध्रुवीय अणु या स्थायी द्विध्रुव, जो कि P का सूत्र होता है Q गुणा Q। तो यहाँ Q भी है, आवेश भी है और बीच में 2a दूरी भी है, इसलिए P कभी भी इस प्रकार के अणुओं में 0 नहीं होता, कुछ न कुछ भी होता ही है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ऐसे अणु स्थायी द्विध्रुव होते हैं, इनमें अपना खुद का स्थायी द्विध्रुव आवरण पाया जाता है। और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे H2, जैसे अमोनिया आदि। ये हो गए आपके ध्रुवीय अणु या स्थायी द्विध्रुव। दूसरी कैटेगरी हम बना सकते हैं अध्रुवीय अणु या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आप देखेंगे जैसे एग्जांपल देते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में देखिए क्या होता है, H2। दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। तो केमिस्ट्री कहती है कि दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो ऐसे अणु का द्विध्रुव आवरण शून्य होता है, ये अध्रुवीय अणु होता है। फिजिक्स में भी हम ये कहेंगे, लेकिन भाषा वो नहीं इस्तेमाल करके भाषा थोड़ी सी बदल देंगे। हम कहेंगे कि वे अणु जिनमें धनावेश व ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपातित होते हैं। अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो जो केमिस्ट्री में अध्रुवीय था, फिजिक्स में भी अध्रुवीय है, लेकिन भाषा विद्युत ऋणता के आधार पर न देकर इस प्रकार से लिखी जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है यदि आप इस हाइड्रोजन को देखें तो ये कुछ ऐसा है।
इसी प्रकार इस हाइड्रोजन को देखें, और दोनों सममित हैं, दोनों एक जैसे हैं। इसके ऋणावेश का सेंटर मान लीजिए यहाँ है, इसके ऋणावेश का सेंटर यहाँ है, इन दोनों के ऋणावेश का कॉमन सेंटर मान लीजिए यहाँ है। ऐसे इसके धनावेश का केंद्र ये, इस परमाणु के धनावेश का केंद्र ये, और दोनों का कॉमन सेंटर यहाँ। तो आप देखते हैं कि दोनों के ऋणावेश और धनावेश के सेंटर एक ही जगह आ जाते हैं। तो ऐसे अणुओं को इस प्रकार से दिखाया जाता है, धनावेश और ऋणावेश बिल्कुल पास पास दिखाए जाते हैं, और भाषा ये बोली जाती है कि जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपातित होते हैं वह ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। सूत्र पे फिर आते हैं, P होता है Q × 2a। तो Q तो है, लेकिन चूंकि ये संपातित है तो 2a 0 हो गया, इसलिए ऐसे अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू शून्य होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, इसलिए ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं आप, Cl2, O2, N2, CCl4 आदि। अब ऐसे अणुओं की एक खासियत और है, वो देखते हैं क्या। यदि ऐसे किसी अणु पर जो कि अध्रुवीय था, उस पर आप बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाएं, तो आप ये पाएंगे कि जो धनावेश है वो क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा। तो बाद की पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। देखिए, इसमें धनावेश और ऋणावेश का वितरण केंद्र परस्पर विस्थापित हो गए हैं। ऐसा अणु ध्रुवीय अणु बन चुका है, लेकिन ये पहले नहीं था, इसलिए इस प्रकार के अणु को हम नाम देंगे प्रेरित द्विध्रुव। इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यदि अध्रुवीय अणुओं को हम बाह्य क्षेत्र में रखें तो उनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित किया जा सकता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा बिल्कुल भी पढ़ने का इच्छुक ना हो और इसका रिजल्ट 0 आ रहा हो, तो गुरुजी यदि थोड़ा बल प्रयोग करें, थोड़ा उसे भयभीत करें, थोड़ा सा उसे डराएं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ज्ञानार्जन की इच्छा पैदा हो जाए, उसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, और उसमें कुछ ज्ञान अर्जन की इच्छा या सीखने की इच्छा प्रेरित हो जाए। तो अब ये प्रेरित हो गया, पहले इसमें कुछ भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था, अब इसमें कुछ है। तो इस प्रकार से हम द्विध्रुवों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक ध्रुवीय अणु जिनमें अपना कुछ डाइपोल मोमेंट होता ही है, दूसरे अध्रुवीय अणु जिनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन यदि इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखा जाए तो ये प्रेरित द्विध्रुव बन सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से द्विध्रुवों को कैटेगराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम अगली क्लास में सीखेंगे कि ये द्विध्रुव किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, अक्ष पर, निरक्ष पर, और एक टॉपिक और है कि द्विध्रुव को यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर बल और बल आघूर्ण किस प्रकार से लगते हैं, वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।